नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। 15 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान अपनी मेजबानी दिखाकर दुनिया भर में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने मंगलवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। पाकिस्तान यहां भी कश्मीर का राग अलापने लगा है। हर बार की तरह पाकिस्तान को इस मुद्दे पर चीन का खुला साथ मिल रहा है। चीन ने कश्मीर मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात कही है। चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट स्टेटमेंट के 25वें पॉइंट में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर से हल करने की बात कही है। चीन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से हल करें। चीन के जवाब में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर विवाद पर चीन के समर्थन की सराहना की है और एक चीन नीति ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, झिंजियांग और दक्षिण चीन सागर सहित सभी प्रमुख मुद्दों पर पाक के चीन को समर्थन को दोहराया है। भारत के लिए एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां न केवल चीन और पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर संवाद कर सकता है, बल्कि मध्य एशियाई देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। एससीओ की स्थापना सन 2001 में शंघाई 5 समूह के रूप में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया और तब से एससीओ के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश की है। और एससीओ समिट की यह जो बैठक हुई, जिसमें भारत का कोई प्रतिनिधि तकरीबन 9 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया है, यह अपने आप में एक बेहद अहम विषय है। और क्या एससीओ समिट के जरिए भारत अपनी प्रबुद्धता और भारत अपनी रीच को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा और क्या कुछ इसका रिजल्ट निकल सकता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ हरिमोहन कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों खास मेहमान का हमारे इस पेशकश में स्वागत है। सर, संजीव साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे। एससीओ समिट जिस तरह से अब भारत वहां पर अपना प्रतिनिधित्व करने पहुंचा है, और खास बात यह भी कि पाकिस्तान इस बार अपनी मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, वह ये करते आया है, लेकिन भारत वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ऐसे में एक वैलिड पॉइंट बनता है कि चीन भी वहां पर है, पाकिस्तान भी वहां पर है, दोनों से हमारे रिश्ते कुछ खास बेहतर नहीं कहे जा सकते। ऐसे में भारत के वहां के प्रेजेंस को आप कैसे देखते हैं, चुनौतियों को कैसे देखते हैं, और एससीओ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर हम चाहते क्या है? देखिए कुणाल जी, भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जिम्मेदार सदस्य है और भारत एससीओ की जो पूरी भावना है उसका सम्मान करता है। एससीओ जानते हैं आपकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो कि विश्व की लगभग 42% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, विश्व की 30% जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है। और भारत की जो एक बहुध्रुवीय विश्व को बनाने की जो संकल्पना है, जो विजन है, उसको हासिल करने की दिशा में एससीओ का भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा है। और भारत एससीओ का एक अहम और जिम्मेदार सदस्य होने के नाते इस पूरे एससीओ की प्रक्रिया को
आगे बढ़ाने में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और इसी वजह से ये जानते हुए भी कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध आज इतने निचले स्तर पे हैं कि उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी भारत ने एक विदेश मंत्री स्तर का अपना डेलीगेशन पाकिस्तान में भेजा। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की ये जो पाकिस्तान की यात्रा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए ही वो गए हैं। इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। और आप जानते हैं कि एससीओ का जो के अंदर भी जो एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम RATS के नाम से जानते हैं, उसके तहत भी एससीओ के मैंडेट में भी ये शामिल है कि आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला सभी राष्ट्र एससीओ के जो देश हैं, ये जो पूरा संगठन है वो करे। तो एससीओ के मैंडेट में आतंकवाद की चुनौती को डील करना एक विशेष रूप से उसका एक मैंडेट है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो एससीओ चाहे वो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर है, जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है, या हमारा जो सामरिक क्षेत्र है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो विषय हैं, वो सभी इस एससीओ की बैठक में राष्ट्रों के द्वारा चर्चा में आते हैं। और इस एससीओ की जो पूरी प्रक्रिया है, एससीओ की जो पूरी स्पिरिट है, उसमें भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन लगातार कर रहा है। और भारत, जैसा कि मैंने कहा, कि एससीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और इसी वजह से हमारे विदेश मंत्री ने वहां पर यात्रा की है। और जाहिर है कि हम चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अन्य राष्ट्र हो, सभी इस बात से अच्छी तरह से भली भांति से अवगत थे कि ये जो एससीओ की बैठक जो पाकिस्तान में हो रही है, जाहिर है कि एक ऐसी जगह पे हो रही है जो कि एक बेहद अस्थिर टेरिटरी है, बेहद अनस्टेबल टेरिटरी है। चाहे वो आर्थिक रूप से पाकिस्तान की स्थिति देख लें, चाहे वो सुरक्षा संबंधी सामरिक स्थितियां देख लें, या कि राजनीतिक स्थितियां देख लें, हर जगह पाकिस्तान की स्थिति बेहद दयनीय है। तो ऐसे में राष्ट्रों ने अपना जो बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं किया, ये बात भी स्पष्ट है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी नहीं आए, रशिया के राष्ट्रपति भी नहीं आए, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को भेजा और भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा। तो पाकिस्तान ने ये समिट किसी तरीके से तो करा ली है। पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन 3 दिनों का लगा हुआ था, कराची में उसके पहले ही एक हमला हुआ। जाहिर है कि आज जो BLA है, BLF है, वो एससीओ के राष्ट्रों का जो ध्यान है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के द्वारा जो दमन शोषण बर्बरता की जा रही है, उसकी तरफ वो ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने एक बड़ा हमला भी किया। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो विपक्षी नेता हैं, इमरान खान, जो कि जेल में हैं, उनकी पार्टी ने एक बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करने का प्लान बनाया था ताकि एससीओ के राष्ट्रों का ध्यान वो पाकिस्तान के जो अंदर की जो दिखावे की जमहूरियत है, तो वहाँ का एक मैनिपुलेटेड सिस्टम है, उसकी तरफ आकर्षित किया जा सके। तो पाकिस्तान की स्थिति आंतरिक रूप से बेहद दयनीय है। ये सभी एससीओ के राष्ट्र जानते थे। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अपना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट समिट एससीओ की हेड ऑफ स्टेट की होगी, वहाँ पर सभी विश्व के राष्ट्रों के बड़े नेता जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये किसी तरीके से, चूंकि रोटेशनल बेसिस पे ये अध्यक्षता मिलती है, तो इस बार पाकिस्तान को ये अध्यक्षता मिली थी। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत एससीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। बिल्कुल संकल्पबद्ध है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, पाकिस्तान की तो मजबूरी समझी जा सकती है। हरिमोहन कौशिक साहब, आपसे ही सवाल है अब, लेकिन इंडिया क्या अपने प्रेजेंस को इसलिए भी एससीओ समिट में फील्ड कराना चाहता है ताकि सुरक्षा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा के ऊपर हमारा डिपेंडेंस, और सबको पता है सेंट्रल एशिया के देशों के पास ऊर्जा का कितना भंडार है, तुर्कमेनिस्तान के पास इतना खुद ऊर्जा है, तो हम बहुत हद तक ये डिपेंडेंट भी हैं ऊर्जा के लिए। और चूंकि कहीं चीन सिर्फ डिक्टेट नहीं कर पाए, एक तरफा बातचीत नहीं कहकर अपनी प्रबुद्धता को इस पूरे एससीओ समिट में ओवर पार कर जाए, इसलिए भी क्या हम अपनी प्रेजेंस को फेल्ड कराना चाहते हैं कि नहीं, चीन अगर है तो भारत भी है, और पूरी सॉलिडेरिटी के साथ हम भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कौशिक साहब। सर, एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जवाब ये देना चाहूंगा। जब इंडिया एससीओ का मेंबर बना और उससे पहले ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस था, तो जब एससीओ का मेंबर बना 2017 में, तो इंडिया का एक बहुत तगड़ा एफर्ट था कि कैसे भी करके पाकिस्तान और चाइना के साथ एक पीसफुल एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, एक पीसफुल सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए।
अच्छा, मजे की बात यह है, चाइना इंडिया को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन उस टाइम तक भी अगर देखा जाए, इंडिया प्रिपेयर तो कर रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से चाइना को एक ओपन थ्रेट की फॉर्म में ट्रीट नहीं कर रहा था। हालांकि चाइना उसके पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके की हरकतें कर रहा था, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए, 2017 में ही डोकलाम इशू हुआ था, जो अपने आप में बहुत लंबा 73 डेज तक चला था। अगर हम इंडिया की प्रेजेंस को एससीओ के अंदर देखें, तो हम अगर कनेक्टिविटी और दूसरी चीजों के मामले में उम्मीद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि असलियत में इंडिया को कनेक्टिविटी अगर एससीओ कंट्री के किसी भी कंट्री से मिलेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मिलेगी। जब तक पाकिस्तान यस करके ये नहीं कह देगा कि हाँ, मेरे यहाँ से अटारी से लेकर और तोरखम तक हम आपका बॉर्डर खोलते हैं, जितना व्यापार करना है करो, वैसा आप जो भी टैक्स वैक्स देना है दे दो, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इंडिया के लिए उस पूरे के पूरे एससीओ के अंदर प्रेजेंट रहना या वहां पर प्रेजेंस किसी काम की नहीं है। हमें इस कड़वी सच्चाई को समझना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया एससीओ में क्यों है। देखिए सर, इंडिया एससीओ में भी है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया हर जगह है जहां पर दो अपोजिट पार्टीज मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया की एक पुरानी पॉलिसी, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता था, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आज के दिन जो है सबके साथ एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ग्लोबल साउथ की फॉर्म में आगे बढ़ने की तैयारी है। अब इसे मैं ग्लोबल साउथ से तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो हमारी पुराने वाली नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, आज के दिन क्वाड के अंदर और एससीओ में दोनों में शामिल होना कहीं ना कहीं इंडिया की उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी को बता रहा है। भाई, क्वाड में अगर हम शामिल होते हैं, तो क्वाड में शामिल होकर हमें बहुत सारे मैरीटाइम टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरी मदद मिलती है, जिनसे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट किया जाए। इंडिया साफ मना कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, कई जगह पे दबाव में भी आ जाते हैं कि तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। इंडिया कहता नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्वाड को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया एचसीओ में शामिल हुआ, ये दिखाने के लिए कि ना तो हम अमेरिका के साथ है, ना ही चाइना के साथ है, और जहां बिजनेस है वहां दोनों के साथ है। लेकिन क्वाड से हमें क्या बेनिफिट है, तो क्वाड से कुछ ना कुछ अभी रियल टाइम बेनिफिट्स निकल के आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, अमेरिका का विश्वास या अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो थे, वो काफी हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आए। लेकिन एससीओ से इंडिया को क्या बेनिफिट मिला, मैं अभी तक बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर चाइना से ट्रेड का मामला है, वो तो अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे, तो एससीओ में फालतू में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हाँ, चाबहार पोर्ट से होते हुए वो काफी अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वहां होते हुए और उस पाकिस्तान के वहां होने के बाद कश्मीर मुद्दा उठाते हुए इंडिया उस चीज को एक्सेप्ट बहुत ज्यादा सा कर पाएगा एज एन एससीओ, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इंडिया जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इंडिविजुअल रिलेशंस को मेंटेन करके भी एससीओ से ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो मुझे बहुत ज्यादा सी इंपॉर्टेंस यहाँ एससीओ की नजर नहीं आ रही, जहां कोई बड़ी मार्केट, बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा सब कुछ। सारे हमारे हरियाणा वाली बात है, टुटाकिए हैं। चाइना को छोड़ दिया जाए तो इंडिया के लिए सारे ऐसी कमजोर हालत में है जो इंडिया को बहुत ज्यादा मदद करने वाले नहीं है। हाँ, अमेरिका के क्वाड डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए एससीओ डिप्लोमेसी है, टाइम पास हो रहा है, बढ़िया तरीके से बातचीत हो रही है। कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वी आर एंजॉइंग, वी आर हैप्पी इन आवर होम, ये वाली सिचुएशन है। मुझे एससीओ से बहुत ज्यादा सी उम्मीद नहीं है, और इसीलिए लगातार उठ भी रहा है मामला कि अगर एससीओ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इंडिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके कि इंडिया के ऊपर एक टैग लगता हुआ नजर आएगा कि आप एक साइड खड़े हुए। हालांकि भी ब्रिक्स है, लेकिन ब्रिक्स से अभी देखते हैं ब्रिक्स कहां तक जाता है। एससीओ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्रिक्स की है। और हाँ, इंडिया को एक बैटल ग्राउंड तो मिला ही हुआ डिप्लोमेटिक टसल दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिंचाई करे रखता है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, अपना पर्सपेक्टिव भी बताया। लेकिन श्रीवास्तव साहब, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की नजदीकी काफी हद तक जग जाहिर है, और ऐसे में चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मिलते हैं, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है 30 पॉइंट का। चाइना पाकिस्तान की तरफ से नजर आता है कश्मीर मुद्दे पर। साफ तौर पर चाइना का कहना है कि यूएन चार्टर के थ्रू कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि हम डायलॉग से इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे और ये दो देशों का मामला है, बायलैटरली हम इसमें सॉल्व करेंगे। चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में,
पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट में, सेंटर में इंडिया। ऐसे में आप इस तरह के जो आप एसोसिएशन है उसको कैसे देखते हैं, और क्या वहां पर कश्मीर का राग अलापना जरूरी था? देखिए कुणाल जी, कश्मीर का जो विषय है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा विषय है, वो भारत का नितांत आंतरिक मामला है। एग्जैक्टली। उस पर किसी अन्य देश का किसी भी तरीके का कमेंट इत्यादि करने का भी कोई आशय नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं है। और इस तरीके के जो भारत के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप करने की जिस भी किसी भी राष्ट्र की अगर ऐसी नीति होती है तो भारत उसका कड़ा प्रतिवाद करता है, और भारत इस तरीके के कमेंट्स और इस तरीके की जो बातों को रिजेक्ट करता है। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक विषय जो बचा हुआ है कश्मीर के संदर्भ में, तो वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान कब भारत को वापस करेगा। और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, ये भारत की टेरिटरी है, वहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय हैं, और उस पर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है, और वही एकमात्र विषय बचा हुआ है जिसका कि रेजोल्यूशन होना है। धारा 370 और 35A की जो एक विभेदी जो नीति थी उसको हमने पहले ही उसको रिपील करके और जम्मू एंड कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में, जैसे अन्य राज्य हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी है। और जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य का स्वरूप तब पूरा होगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी भारत में विलय होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन अवश्य आएगा। और चाइना और पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। ये भारत की टेरिटरी है, ये भारत का आंतरिक मामला है, और जैसा कि मैंने कहा ये भारत का नितांत आंतरिक मामला है। बिल्कुल आंतरिक मामला है। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए, और दूसरा जहां तक चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का प्रश्न है, तो चाइना और पाकिस्तान अपनी दोस्ती को कहते हैं ये कि हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप की सच्चाई ये है कि चाइना के जद में पाकिस्तान पूरी तरह से आ चुका है। चाइना का ये जो औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि एक कॉलोनियल प्लान है, वो इम्पेरियलिस्टिक प्लान है, उसके माध्यम से चाइना छोटे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को जो डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। चाइना ने जो CPEC के तहत 62 बिलियन से भी ज्यादा की जो राशि वहां पर लगाई है, वो अनुदान में नहीं दी है, वो लोन के तौर पर दी है, उसे कर्ज के तौर पर दी। और पाकिस्तान जब ये कर्ज अदा करने में जब वो विफल साबित होगा, तो ऐसे में ये जो चाइना है वो पाकिस्तान की टेरिटरी पर भी अपने अधिकार को वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। और जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा को जब वो कर्ज का पैसा नहीं चुका पाया, तो उसे 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया। तो ये जो चाइना के द्वारा जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों राष्ट्रों के द्वारा, उसकी जो सच्चाई है बहुत ही कड़वी है, बहुत ही भयावह है। पाकिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ जो अखूत प्राकृतिक संसाधन है उसका चाइना दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। और इसी वजह से जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बेहद इससे असंतुष्ट रहते हैं, और पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर दमन शोषण बर्बरता भी की जाती है। और वो अपने जो वहाँ की जो संसाधन है उसको जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के द्वारा चाइना को लगातार गिरवी रखा जा रहा है और उसका वो शोषण कर रहा है, उसके विरुद्ध जो बलूचिस्तान के लोग हैं, चाहे वो BLA हो चाहे BLF हो, बड़े हमले करती है। चाइनीज वर्कर्स को सीधा सीधा वो टारगेट करती है। तो ये चाइना और पाकिस्तान के जो संबंधों का की जो सच्चाई ये है कि ये जो संबंध है, ये एक ऐसे राष्ट्र के संबंध है कि जिसमें कि एक राष्ट्र जो गुलामी की अवस्था में उसने दूसरे राष्ट्र को ला दिया है। तो ये जो संबंधों का की सच्चाई है उसको हमें समझना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी, मैं अवश्य एक बात ऐड करूंगा कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को अपनी जद में लेता जा रहा है, ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि भारत को चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बिल्कुल, बहुत श्रीवास्तव साहब आपने इम्पोर्टेंट बात कही है, और ये एक तरह से ऐसे भी रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान जो चाइना के साथ संबंध दिखाता है, पाकिस्तान इज लेफ्ट विथ नो चॉइस अदर देन दिस, लेकिन इंडिया इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू द सेम। ऐसे में ही हरि मोहन कौशिक साहब,
जिस तरह से ईरान और बेलारूस अब नए सदस्य के तौर पर बने हैं एससीओ के लिए, और हमास का संघर्ष गजा में और इधर लेबनान में हिजबुल्लाह, ये सब नजर आ रहा है। ऐसे में आपको, और यूक्रेन और रूस अलग वो जंग चली हुई है, ऐसे में एससीओ समिट में क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, पहला सवाल। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी है कि चूंकि भारत सैन्य अभ्यास लगातार सेंट्रल एशिया के देशों के साथ इंडल्ज करने की हम कोशिश करते रहते हैं, तो जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन जो रैट्स की ओर इशारा कर रहे थे श्रीवास्तव साहब, क्या उसके लिहाज से एससीओ समिट में हमारा शामिल होना भी कुछ हद तक मायने रखता है? तो ये दो सवाल है सर, इनके जवाब आप दे दें। सर एक्चुअली अगर हम इसे जो रेड सी के अंदर मामला है उसको देखें तो यस, जो जिबूती है उसमें चाइना की प्रेजेंस है, चाइनीज नेवी की प्रेजेंस है। और अगर चाइनीज नेवी की वहां पर प्रेजेंस है तो हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर चाइनीज नेवी जो है वो थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रही है, लेकिन रेड सी में जो भी टर्मोइल क्रिएट हुआ उसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया की तरफ से बहुत एफर्ट किए गए। इंडिया की नेवी जो है वो सोमालियन और हुती पायरेट्स के साथ जो है वो निपट रही है। तो लेकिन इंडिया यहाँ पर वो अपनी ताकत के दम पर है, ना कि चाइना या पाकिस्तान में से किसी भी सपोर्ट के दम पे। यहाँ तक कि हुती रिबेल से जब अभी कुछ दिन पहले हमला किया था और पाकिस्तानी बोट पर हमला किया था तो पाकिस्तान नेवल फोर्स वहां से भाग गई थी और इंडियन नेवल फोर्स ने या इंडियन नेवी के जहाजों ने उस जहाज को पायरेट से बचाया था। तो हमें ये चीज पहली बात समझनी पड़ेगी कि देखिए असलियत में मामला जो है वो काफी हद तक जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में हमें दिखाया, मतलब इंडिया के कंट्रोल में है जो हम अरेबियन सी की बात कर रहे हैं। दूसरा मामला अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया को मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप जो भी डायमेंशन देख रहे हैं वो इतनी बड़ी डायमेंशन नहीं है जो भारत को मजबूर करे कि भाई हमें एससीओ में रहना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एससीओ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल चाइना को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे पिछली बार पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत कोशिशों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो वो है क्या कहते हैं चाइना है, उसने ये मीटिंग, मतलब वो चाहता था कि इंडिया में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो और फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो। लेकिन इंडिया ने बड़ी स्मार्टनेस के साथ क्या किया कि पूरी की पूरी मीटिंग कि भाई हम पाकिस्तान को मनाएंगे, चाइना को मनाएंगे, चाइना वालों को कहेंगे भाई साहब आ जाओ हमारे यहाँ मेहमान बन के आओ और चाइना वाले नखरे दिखाएंगे। इंडिया ने कहा हमें तुम्हारे नखरे सहन करने नहीं है। एससीओ की मीटिंग वर्चुअली अरेंज करवाई और वर्चुअल मीटिंग करवा के एक छोटी सी लीपापोती करके कहा अच्छा हो गया एससीओ मीटिंग। कैन यू इमेजिन सर, सोच कर देखिए, शंघाई नाम ही चाइना से है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम से ही पता लग रहा है कि चाइना डोमिनेटेड है। हाँ। और चाइना का एक फ्लैग फॉर्म में जो जिसे कहते हैं सबसे फ्रंट वाला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वो कहीं ना कहीं G7 G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। भले ही उसमें इंडिया और चाइना को छोड़कर बाकी सारे के सारे बहुत हल्के कमजोर देश है। रशिया मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर नहीं। चाइना को एक मैसेज दे दिया कि अगर आपके रिलेशन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं तो हम भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जहां पर आपको नीचे दिखाया जा सके। अब रही बात कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर गए, उन्होंने भी जाते ही ये दिखा दिया सर, फ्लाइट से उतर के काला चश्मा पहनना साफ तौर पर दिखा रहा है, उतर के पहनना साफ तौर पर दिखा रहा है कि तुम्हारे को हम उस नजरिए से नहीं देख रहे जैसे तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें हम उस नजरिए से देखेंगे जैसा हम चाहते हैं। ये मुझे ना अमेरिका वाला एटीट्यूड याद आ गया। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं कहीं, जो बाइडेन हो कोई भी हो, खासतौर पर जो बाइडेन है, वो जब उतरते हैं तो बिल्कुल चश्मा लगा के उतरते हैं। भले वो लड़खड़ा जाते हैं, वो अलग बात है उम्र की वजह से, लेकिन स्वैग दिखाते हैं। सर ब्लैक काला चश्मा पहनने की टाइमिंग मैटर करती है ना। प्लेन से ही आप काला चश्मा उतार के उतरेंगे, लगा के उतरेंगे तो आपका घमंड दिखेगा और कई बार लड़खड़ाएंगे तो लोग शोर मचाएंगे। यहाँ पर नीचे उतरते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद चश्मा पहन लेते हैं कि ठीक है तुम्हारे एटीट्यूड को देख के मुझे पता लग गया कि तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं। इसलिए काला चश्मा पहन के तुम्हारे को शक की नजरों से देखा जाएगा और चारों तरफ नजर बनाए रखनी पड़ेगी। तो सर दोनों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा। बिल्कुल। अब सर वो एटीट्यूड दिखाई दे गया। और रही बात कश्मीर, बार बार कश्मीर का मामला है, तो कश्मीर के मामले में मुझे लगता नहीं है कि इंडिया पीओके के अलावा किसी और मामले में बात करेगा। और पाकिस्तान अमेरिका को, सर ये सर ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई असलियत में हुआ ये कि चाइना के प्रीमियर आए हुए हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। माने या ना माने, एस जयशंकर साहब कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना हुई,
प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं। यानी हम ना चाहते हुए उनके प्राइम मिनिस्टर को हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ मिलाना पड़ेगा। ये चाल शी जिनपिंग भी खेल रहे थे जब उन्होंने मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में उन्हें शामिल करने की कोशिश करी। मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री जरूर हूं, लेकिन मैं डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट हूं। ये बात भी आपने इम्पोर्टेंट कही कि वाई शुड चाइना हैव ऑल द फन, मतलब जब वो कर सकता है तो हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही तफसील से हमारे दर्शकों को इस पूरे एससीओ समिट के खाके को समझाने के लिए और इसमें इंडिया की प्रेजेंस क्या मायने रखती है, हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं और संबंधों के बीच कैसी विस्तारवादी नीति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सब जटिल समस्याओं और प्रक्रियाओं को समझाया गया है आज आपके माध्यम से। और लगातार एससीओ समिट में जिस तरह से इंडिया ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है वह इशारा देने के लिए भी काफी है कि आप चाहे कुछ भी बात कर ले, हम वहां पर हैं, हम भी अपनी बात जरूर कहेंगे। मुद्दा में आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।